हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम क्लास 12 के केमिस्ट्री के बिलियन चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम किसकी बात कर चुके हैं? राउल्ट्स के नियम की। राउल्ट्स लॉ हम अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। बहुत बढ़िया नियम था और इम्पोर्टेंट भी, समझ लीजिए आप उसे। और हमने उसे क्लियर भी बहुत अच्छे से किया था। आज हम राउल्ट के नियम को आगे बढ़ाते हुए उसके आधार पर दो प्रकार के विलयनों को पढ़ेंगे। अब दो प्रकार के विलयन किसके आधार पर पढ़ेंगे? हम राउल्ट के आधार पर, जो क्या होते हैं, एक आदर्श विलयन है, एक अनादर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो किसके आधार पर है? राउल्ट के आधार पर। अगर आपको राउल्ट का नियम क्लियर नहीं होगा यहाँ पर, तो आपको दोनों प्रकार के विलयनों को समझने में कठिनाई हो सकती है। इसीलिए अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसकी सहायता से देख सकते हैं। फिर भी हम आपको यहाँ पर राउल्ट का नियम एक बार रिवाइज कराएंगे, जिससे आपको यहाँ पर कोई दिक्कत महसूस ना हो। राउल्ट लॉ इम्पोर्टेंट भी बहुत है और इंटरेस्टिंग भी बहुत है। आपने अगर इसे पढ़ रखा है पहले तो आप बहुत अच्छी बात है, मजा भी आया होगा उस क्लास में। अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लेंगे। यहाँ पर हम आपको रिवाइज कराएंगे। राउल्ट्स लॉ क्या होता है? राउल्ट्स लॉ वाष्प दाब के बारे में बताता है कि वाष्प दाब किस पर निर्भर करता है। अब वाष्प दाब क्या होता है? वाष्प दाब क्या होता है? मान लीजिए इसमें क्या है कि दो घटक आपने मिला दिए, ए प्लस बी। एक घटक ए है और दूसरा घटक क्या है? बी। या हम ये कह सकते हैं कि एक और दो घटक हैं। कौन कौन से घटक हैं? एक और दो। अब एक और दो घटकों को मिलाने से आपने क्या बना दिया? विलयन बना दिया। अब उसी ये जो घटक मिलाकर आपने विलयन बना दिया, उसी विलयन के लिए राउल्ट्स लॉ लागू होता है। किस तरह से लागू होता है कि किसी घटक का वाष्प दाब को हम लिखते हैं P से। अब किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये नियम था इनका। अब यहाँ पर वाष्प दाब आया, उस शब्द का मतलब क्या है, एक एक चीज क्लियर करके चलिए। वाष्प दाब क्या होता है कि वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब। जैसे आप जानते हैं, अगर यहाँ पर मान लीजिए एक जो पहला वाला है घटक, उसे मान लीजिए H2O है, और दूसरा वाला घटक कौन सा है? C2H5OH, मतलब एल्कोहल, जिसे हम शराब बोलते हैं। एक है जल, दूसरा है शराब। इन दोनों को आपने मिलाकर रखा है। अब आप इन्हें गर्म करेंगे तो ये क्या करेंगे? ये ऊपर उड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब हम द्रव को गर्म करते हैं तो वो वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर होगा। जल और जो एथिल अल्कोहल का मिश्रण है, जो शराब का मिश्रण है, वो क्या करेंगे? दोनों वो जब गर्म करेंगे तो दोनों द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलेंगे। अब गैस अवस्था में उसके कुछ अणु होंगे, गैस के अणु जो द्रव की सतह पर दाब लगाएंगे, वही दाब कहलाता है वाष्प दाब। अब वाष्प दाब क्या होता है? वाष्प दाब ये होता है कि गैस के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब, जिसे हम बोलते हैं वाष्प दाब, या हम कह सकते हैं कि वाष्प द्वारा लगाया गया दाब। सिंपल सी बात है। वाष्प दाब क्या होता है? वाष्प द्वारा लगाया गया दाब। किस पर लगाया? द्रव की सतह पर लगाया। तो वो किसके समानुपाती होता है? X, अर्थात मोल अंश के समानुपाती होता है। मोल अंश क्या होता है? किसी विलयन में किसी घटक का अंश, जैसे यहाँ पर H2O का अंश है और C2H5OH का अंश। अब जिसका अंश ज्यादा होगा, या अर्थात जिसकी मात्रा, अंश का मतलब क्या है? उसकी मात्रा। अगर मान लीजिए H2O की मात्रा ज्यादा है, आपने जल ज्यादा लिया है और शराब अभी कम मिलाई है। जब आपने जल ज्यादा लिया है तो जल ज्यादा उड़ेगा। क्यों? क्योंकि जल ज्यादा है। सिंपल सी बात है कि जल ज्यादा है और जल ज्यादा उड़ेगा। अब जल ज्यादा अगर ऊपर उड़ेगा तब जल ज्यादा दाब भी लगाएगा। वही रिलेशन यहाँ पर है कि अगर जल का मोल प्रवाह ज्यादा है तो जल का वाष्प दाब भी ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि जल की मात्रा ज्यादा है, जल के अणुओं की संख्या ज्यादा है। अब अणुओं की संख्या ज्यादा है तो ज्यादा संख्या में ऊपर उड़ेंगे और ज्यादा मात्रा में दाब लगाएंगे। वही अगर हम C2H5OH की मात्रा में देखते हैं, अगर इसकी मात्रा यहाँ पर कम है, अर्थात X कम है, तो क्या होगा? मोल प्रभाज कम है, उसके हिसाब से वाष्प दाब कम होगा। यही राउल्ट का नियम है। अर्थात C2H5OH के अणु कम है, उसकी मात्रा कम है, वो कम उड़ पाएगा। जब कम उड़ेगा तो कम दाब भी लगाएगा। सिंपल सी बात है। अगर हम इस नियम की सहायता से एक और दो दोनों घटकों के लिए अलग अलग लिखें, तो अलग अलग किस तरह से लिखेंगे? P अनुक्रमानुपाती X ये होता है
राउल्ट का नियम। अगर हम पहले वाले घटक के लिए देखेंगे तो P1 अनुक्रमानुपाती x1 और दूसरा क्या है P2 अनुक्रमानुपाती x2। ये किसके लिए बात है, ये दूसरे वाले घटक के लिए बात है। अगर हम आपको यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर होगा कि जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है। यहाँ पर क्या लगा लेते हैं हम P1 नॉट, यहाँ पर P1 नॉट। अभी आपको बताएंगे ये P1 नॉट क्या होता है, और यहाँ पर क्या है P2 बराबर, यहाँ लग जाता है P2 नॉट, क्योंकि यहाँ दूसरे वाले घटक की बात है। ये P1 नॉट और P2 नॉट क्या है, P1 P2 P1 नॉट P2 नॉट। ये हम आपको चारों चीजें क्लियर करेंगे। P1 और P2 ये क्या है, जब आपने विलयन को बना दिया, जब आपने विलयन बना दिया उस समय इनके वाष्प दाब कितने थे, ये है P1 P2, जिसे हम बोल सकते हैं आंशिक वाष्प दाब। ये P1 नॉट P2 नॉट क्या है, जब आपने इन्हें मिलाया नहीं था तो क्या होगा, एक बर्तन में केवल और केवल पहला घटक होगा और दूसरे बर्तन में क्या होगा, दूसरा घटक होगा। इसके अणु अभी केवल और केवल पहले अणु, इसमें पहले के अणु हैं, और इस वाले बर्तन में केवल और केवल दूसरे वाले घटक के अणु हैं। इसमें मान लीजिए केवल और केवल क्या है, केवल और केवल जल अभी है, और इसमें क्या है केवल और केवल C2H5OH। तो इस अवस्था में जब H2O केवल और केवल अकेले था, शुद्ध अवस्था में था, उस समय का वाष्प दाब क्या कहलाता है, P1 नॉट। क्योंकि हमने H2O को 1 माना इसलिए हम P1 नॉट लगाते हैं। और P1 का मतलब क्या है, जब आपने इसे और इसे मिलाकर, जब आपने इसे और इसे मिलाकर विलयन बना दिया उस समय का वाष्प दाब। इस समय अगर H2O का जितना वाष्प दाब है वो कहलाएगा P1 नॉट और शुद्ध अवस्था में P1। उसी प्रकार यहाँ पर C2H5OH में जो केवल और केवल जब आपने मिलाया ही नहीं था, एक बर्तन में पर्टिकुलर C2H5OH ही भरा था, केवल यही भरा था, उस समय इसका वाष्प दाब कहलाएगा P2 नॉट, वो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। और जब आपने इसे मिलाकर विलयन बना दिया, अब यहाँ पर भी इसका वाष्प दाब होगा, वो होगा P2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर P2 नॉट शुद्ध अवस्था में और P2 क्या है, आंशिक वाष्प दाब अर्थात मिलाने पर वाष्प दाब। तो ये दोनों चीजें क्लियर हैं, P1 नॉट P2 नॉट, ये फार्मूला याद रहेंगे। P1 बराबर क्या, अगर आपको ये चीज याद रहती है, ये वाली चीज, तो आप कभी भी फार्मूला भूलेंगे नहीं, ना रटने की जरूरत पड़ेगी। पहले वाले घटक के लिए लिखा तो P1 और दूसरे वाले घटक के लिए लिखा तो P2। अब P1 और P2 हमें निकालने हैं, तो P1 में हम कौन सा कांस्टेंट लगाते हैं, P1 में लगाते हैं P1 नॉट, क्योंकि हम 1 के लिए देख रहे हैं पहले वाले घटक के लिए। और P2 में क्या लगाते हैं, P2 नॉट। फार्मूले क्या बन जाते हैं हमारे, P1 बराबर P1 नॉट x1, P1 बराबर P1 नॉट x1, P2 बराबर P2 नॉट x2। ये दोनों फार्मूले बन गए। अब अगर हम बात करते हैं पूरे विलयन के वाष्प दाब की, पूरे विलयन के वाष्प दाब की, जब आपने इन दोनों को मिलाकर विलयन बना दिया, अब इस टोटल विलयन का वाष्प दाब कितना होगा, P टोटल कितना होगा, वो हम बात करते हैं। जैसे हमने आपको द्रव्यमान प्रतिशत में बताया था, जब हमने द्रव्यमान प्रतिशत एक विधि पढ़ी थी सांद्रता निकालने की, उसमें हमने आपको बताया था कि उसमें क्या होता है कि विलयन का द्रव्यमान क्या होता है। विलयन का द्रव्यमान हमने आपको बताया था एक घटक का द्रव्यमान प्लस दूसरे घटक का द्रव्यमान, क्योंकि वहां पर विलयन 2 घटकों से मिलकर बना था, 1 और 2 से। अब विलयन का द्रव्यमान भी उतना ही हो जाएगा, 1 का द्रव्यमान प्लस 2 का द्रव्यमान। वही बात यहाँ पर है, विलयन का वाष्प दाब कितना हो जाएगा, पहले वाले घटक का वाष्प दाब और दूसरे वाले घटक का वाष्प दाब, उन दोनों को जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि विलयन इन्हीं दोनों से मिलकर बना है, इन्हीं दोनों घटकों से मिलकर बना है, तो वाष्प दाब भी इन्हीं दोनों घटकों को मिलाकर निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। ये आपको याद रहेगा, P टोटल बराबर पहले वाले घटक का आंशिक वाष्प दाब और दूसरे वाले घटक का आंशिक वाष्प दाब, दोनों को जोड़ देंगे। पूरा नियम क्लियर है। P1 बराबर P1 नॉट x1, P2 बराबर P2 नॉट x2, P टोटल बराबर P1 प्लस P2। ये क्या है, ये है राउल्ट के नियम के तीनों फार्मूले, जिन्हें हम अच्छे से ड्राइव कर चुके हैं। अब दोस्तों राउल्ट का नियम आपको यहाँ पर पूरा रिवाइज करा दिया हमने एक बार। अब हम राउल्ट के नियम के आधार पर 2 प्रकार के विलयन पढ़ेंगे, जिसमें पहला विलयन कौन सा है, आदर्श विलयन, और दूसरा विलयन कौन सा है, अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन आपको पढ़ के भी मजा आएगा, और इम्पोर्टेंट भी हैं, और इंटरेस्टिंग भी हैं, और लॉजिकल भी हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें सभी बच्चों के समझ में नहीं आती हैं।
कुछ बच्चे इसे समझने में बहुत कठिनाई समझते हैं, इसलिए इसे हम बहुत बहुत आसानी से आपको समझाने वाले हैं। दोस्तों, हम राउल्ट के नियम के अनुसार इन दोनों प्रकार के विलयनों को पढ़ रहे हैं, इसलिए राउल्ट का नियम आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आप इसे कॉपी में लिख सकते हैं, तीनों फार्मूले को हमेशा याद रखेंगे और इन्हीं के अनुसार हम आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन को डिस्कस करेंगे। अब हम इन्हें पार्टिकुलर पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। दोस्तों, आदर्श का मतलब क्या होता है? आइडियल, और अनादर्श का मतलब क्या होता है? नॉन आइडियल। दो प्रकार के सॉल्यूशन पढ़ेंगे, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दोस्तों, जैसे हम आपको इसे एक एग्जाम्पल की सहायता से बताते हैं, उससे आप अच्छे से इसे समझ सकते हैं। जैसे आपके क्लास में कुछ बच्चे आदर्श बच्चे होते हैं जिन्हें आप आइडियल स्टूडेंट्स बोलते हैं। उनमें क्या खासियत होती है? वो अपने टीचर्स की बात मानते, सभी की आज्ञा का पालन करते हैं। वही बात यहाँ पर लागू होती है। ये आदर्श, वो आदर्श बच्चे थे, ये आदर्श विलयन है। वो अपने टीचर्स की बात मानते थे, और ये किसकी बात मानेंगे? ये राउल्ट्स लॉ की बात मानेंगे, अर्थात ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, राउल्ट्स लॉ का पालन करते हैं। और ये अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने गंदे हैं। कुछ बच्चे आपकी क्लास में ऐसे होते हैं जो ना अपने टीचर्स की बात मानते हैं, ना अपने बड़ों का कहना मानते हैं, वह अनादर्श बच्चे कहलाते हैं। और यहाँ पर अनादर्श विलयन है, वो अपने बड़ों की बात नहीं मानते हैं, अपने टीचर्स की बात नहीं मानते हैं, और ये राउल्ट्स लॉ की बात नहीं मानते हैं। दोस्तों, ये पॉइंट क्लियर है। आदर्श विलयन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं और अनादर्श विलयन राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ये पालन करते हैं, ये पालन नहीं करते। ये अच्छे बच्चे हैं और ये अच्छे बच्चे नहीं है। ये अच्छे विलयन है और ये अच्छे विलयन नहीं है। तो पहला पॉइंट हम यही लिख सकते हैं, ये विलयन या ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, राउल्ट्स लॉ का पालन करते हैं। क्या करते हैं? पालन करते हैं, क्योंकि ये अच्छे बच्चे हैं। ये क्या करते हैं? राउल्ट्स लॉ की कही हुई बातों का पालन करते हैं, और ये उसकी बात का विरोध नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये आदर्श हैं। और ऑन द अदर हैंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। इसमें हम क्या लिख सकते हैं? पहला पॉइंट यही हो जाएगा कि ये राउल्ट्स लॉ का पालन नहीं करते क्योंकि ये अनादर्श हैं। ये इन्हें बिल्कुल भी ढंग नहीं है किस तरह से हम बड़ों के सामने पेश आते हैं, इन्हें नहीं पता है, और ये राउल्ट्स लॉ का पालन नहीं करते हैं। अब बात है राउल्ट्स लॉ का पालन करते हैं और नहीं करते हैं। उसी प्रकार से हम राउल्ट्स लॉ को देखेंगे, पालन करते हैं नहीं करते हैं। तो हम राउल्ट्स लॉ के अनुसार इन दोनों विलयनों को पढ़ रहे हैं, तो पहले राउल्ट्स लॉ हम यहाँ पर लिखेंगे। हम सिंपल से राउल्ट्स लॉ लिख लेंगे, फिर आपको बताएंगे हमने ये क्यों लिखा। P1 बराबर P1 नॉट X1 क्लियर होगा आपको, P2 बराबर P2 नॉट X2। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इसे जल्दबाजी में समझा देते हैं, लेकिन हम आपको एक एक पॉइंट क्लियर करके और बिल्कुल डीपली में आपको ले जा रहे हैं, और आपको कुछ भी आपको यहाँ पर दिक्कत ना हो, इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। अब पी टोटल क्या निकाला था हमने? याद करो, पहले वाले घटक का वास्ता प्लस दूसरे वाले घटक का वास्ता, अर्थात P1 प्लस P2। इसी प्रकार हम यहाँ भी लिखेंगे। ये दोस्तों लिखने का भी तरीका है। क्या हो जाएगा? P1 बराबर P1 नॉट X1, P2 बराबर P2 नॉट X2, और इधर P टोटल कितना आ जाएगा? P टोटल आ जाएगा हमारा P1 प्लस P2। अब दोस्तों, हम यहाँ पर देखेंगे कि ये तो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, ये राउल्ट्स लॉ है, तीनों राउल्ट्स लॉ है, तो इनके लिए तो ये तीनों सत्य हैं। कैसे हैं? सत्य हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये कितने गंदे हैं? ये राउल्ट्स लॉ का पालन नहीं करते हैं, राउल्ट लॉ को नहीं मानते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर नॉट लगा देते हैं, यहाँ पर हम इज नॉट इक्वल टू लगा देते हैं। ये तीनों चीजें इसके लिए सत्य हैं, क्योंकि ये आदर्श बच्चे हैं, आदर्श विलयन है। और ये क्या है? ये अनादर्श है, ये राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते। तो हम किस तरह से लिख सकते हैं कि P1 बराबर P1 नॉट X1 तो राउल्ट लॉ का होता है, लेकिन ये फॉलो नहीं करते। तो हम क्या लिख सकते हैं? P1 इज नॉट इक्वल टू P1 नॉट X1, P2 इज नॉट इक्वल टू P2 नॉट X2, P टोटल इज नॉट इक्वल टू P1 प्लस P2। पॉइंट क्लियर है, क्योंकि ये पालन करते हैं, ये नहीं करते। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? डेल्टा B इज इक्वल टू 0, और इधर भी हम वही लिखते हैं, क्योंकि हमने आपको लिखने का तरीका बताया है। और ये क्या है? ये पालन करते हैं, ये नहीं करते, इज नॉट इक्वल टू लगा देंगे। अब इस पॉइंट को हम अच्छे से समझेंगे, इसे हम पहले अपनी भाषा में समझाएंगे, फिर आपको बताएंगे ये पॉइंट क्या है।
जैसे आपने मान लीजिए 5 ml पहले जल लिया और फिर क्या किया 5 ml क्या लिया आपने C2H5OH लिया, शराब ली और इन्हें आपने मिलाकर क्या बनाया, विलेन बनाया, जो क्या है H2O प्लस C2H5OH वाला विलेन बन गया, आपका पैक बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ पर आपने जब 5 ml H2O और 5 ml C2H5OH को मिलाया था, तब आपने क्या सोचा कि जो हमारा पैक बनेगा वो कितने ml का बनेगा, वो बनेगा 10 ml का। आपने क्या सोच रखा था कि 10 ml का बनेगा और बन भी गया 10 ml का। 10 ml आपका पैक बन गया, 10 ml इसका मिश्रण बन गया, विलेन बन गया। वो होता है, ये क्या है, आदर्श विलेनों के लिए इस तरह से होता है कि जिस तरह से आपने 5 + 5 ml मिलाकर बनाया विलेन, वो 10 ml बनेगा। ये होता है आदर्श विलेन के लिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आयतन में परिवर्तन हुआ है, 10 ml पहले था, 10 ml पहले हमने मिलाया था और बना कितना, बना भी 10 ml। कोई गलती नहीं हुई, कोई गड़बड़ी नहीं हुई। इसीलिए यहाँ पर आयतन में परिवर्तन कैसा होता है, 0 होता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर, आयतन में परिवर्तन इज नॉट इक्वल टू 0। ये डेल्टा की बी क्या है, डेल्टा बी का मतलब है आयतन में परिवर्तन, चेंज इन वॉल्यूम। अब यहाँ पर क्या होता है, आयतन किस तरह से बदलता है दोस्तों, आपको 5 ml इन दोनों को मिलाने से आपने सोचा कि 10 ml बनेगा, लेकिन ये अनादर्श विलेन कितने गंदे हैं, ये राउट्स लॉ को भी फॉलो नहीं करते और यहाँ पर देखिए किस तरह से गड़बड़ी करते हैं। या तो आपको आपका पैक मिलेगा 8 ml या मिलेगा 12 ml। अब दोस्तों यहाँ पर शराबी को क्या लगता है कि 5 ml मिलकर हमारा पैक बनेगा 10 ml, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये डेल्टा बी इज नॉट इक्वल टू 0 है अनादर्श विलेनों के लिए। अनादर्श विलेनों के लिए डेल्टा बी इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब आयतन में परिवर्तन 0 नहीं होगा। आयतन में परिवर्तन ऐसा नहीं होगा कि 10 ml आपको यहाँ पर वस्तुएं मिलाई, 10 ml आपने अपने घटकों को मिलाया और 10 ml ही आपका विलेन बन जाए, ये आदर्श विलेन होगा। लेकिन अनादर्श में क्या होता है, 10 ml अगर आपने सोचा कि बनेगा, 5 + 5 मिलाया तो या तो 8 ml मिलेगा या मिलेगा 12 ml, 10 ml कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अनादर्श विलेन है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आयतन में परिवर्तन 0 नहीं होता है, आयतन या तो बदल जाएगा, मतलब बदलने का क्या है कि घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, 2 प्रकार से बदल सकता है, या तो घट जाएगा या बढ़ जाएगा। तभी हमने आपको बता दिया 12 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये बिल्कुल पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं की सहायता से हम आगे बढ़ सकेंगे। जब तक ये नहीं पता होंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और दोस्तों अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन देने का बहुत प्रयास करेंगे अच्छे से, और आपको कम समय में और बढ़िया से समझाने का भी प्रयास करेंगे। चौथा पॉइंट क्या है, डेल्टा H इज इक्वल टू 0। वही बात हम यहाँ भी लिखते हैं, हम तो सीख गए हैं इस तरह से हम लिखते हैं, और यहाँ पर क्या है, ये पालन करते हैं, ये नहीं करते। अब डेल्टा H का मतलब क्या है, ऊष्मा में परिवर्तन, चेंज इन हीट। अब यहाँ पर क्या है, चेंज इन हीट 0 है, आयतन की तरह चेंज इन हीट 0 है, और चेंज इन हीट ऊष्मा में परिवर्तन यहाँ पर 0 नहीं है। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आप आयतन वाला फंडा समझ चुके हैं। जैसे मान लीजिए आपने पहले जब अभिक्रिया कराई थी, यहाँ पर जैसे 5 ml मिलाया था, उस समय इसकी ऊष्मा थी 10 जूल। कितनी थी दोस्तों, 10 जूल। जब आपने मिलाकर विलेन बना दिया तब ऊष्मा कितनी रह जाएगी, तब भी 10 जूल रह जाएगी। ये किस केस में होता है, ये होता है आदर्श विलेन के केस में। आदर्श विलेन में ये होता है। ये चीजें आपको यहाँ पर नहीं लिखनी है, ये हम आपको रफली समझा रहे हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये है आदर्श विलेन में। अब आदर्श विलेन में क्या होता है, जितनी ऊष्मा पहले थी उतनी ही ऊष्मा बाद में मिलेगी। चेंज इन हीट 0 है, ऊष्मा में परिवर्तन 0 है। देखिए यहाँ दोस्तों ऊष्मा परिवर्तित हुई है, नहीं हुई है, अर्थात ऊष्मा में परिवर्तन नहीं हुआ है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ना तो ऊष्मा अवशोषित होती है, ना ही ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ना अवशोषित होती है, ना उत्सर्जित होती है। बिल्कुल सीधे साधे विलेन है। डेल्टा H बराबर 0, अर्थात ऊष्मा ना ग्रहण की जाती है, ना ही ऊष्मा मुक्त की जाती है। अब ऑन द अदर हैंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन ये क्या करते हैं, ये चेंज इन हीट 0 नहीं दिखाते। इनकी ऊष्मा या तो 10 से 8 रह जाएगी, या 10 से 8 रह जाएगी, या क्या होगा, या 12 जूल।
अब इसी तरह से जैसे आयतन कम हुआ था या बढ़ा था, उसी तरह से इनकी ऊष्मा जीरो, इनमें परिवर्तन जीरो नहीं होगा। परिवर्तन डेल्टा एच का मतलब क्या है, ऊष्मा में परिवर्तन। अब यहाँ पर ऊष्मा में परिवर्तन अगर जीरो होता तो 10 जूल से 10 जूल मिलती, तभी तो परिवर्तन जीरो होता। वो होता है आदर्श विलयन के लिए। यहाँ क्या होता है, परिवर्तन जीरो है, नहीं है, जीरो नहीं है। अब जीरो नहीं है तो मतलब क्या होगा, या तो बदलेगा मतलब घटेगा या बढ़ेगा। 12 जूल भी हो सकता है, 8 जूल, अर्थात या तो ऊष्मा को और ग्रहण करेगा, 10 जूल पहले थी, 2 जूल और ग्रहण करेगा। अब या तो क्या करेगा, या 10 जूल थी और 2 जूल दे देगा, दो काम करेगा, 10 जूल थी 2 जूल और लेगा। अब दूसरा काम क्या है, 10 जूल थी और 2 जूल और दे देगा। ये है डेल्टा एच इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ परिवर्तन नहीं होता है ऊष्मा में, यहाँ होता है। आयतन में भी यहाँ नहीं होता था, यहाँ होता है। ये बड़े लोग हैं अनादर्श विलयन, टीचर्स की बात नहीं मानते, टार्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते। 5वां पॉइंट क्या है, ए और ए के बीच आकर्षण बल, बी और बी के बीच आकर्षण बल किसके बराबर होता है, ए और बी के बीच आकर्षण बल। और यही बात यहाँ पर लिखेंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं, हम आपको सब समझाएंगे बिल्कुल। वही पॉइंट हम यहाँ पर केवल लिखे दे रहे हैं, ए और ए के बीच आकर्षण बल, बी और बी के बीच आकर्षण बल, और ए और ए के बीच आकर्षण बल। और ये क्या होते हैं, ये बड़े लोग हैं, ये क्यों बात मानेंगे राउल्ट्स लॉ की, इसलिए हम इज नॉट इक्वल टू लगा देते हैं। अब बात समझने लायक यहाँ पर ये है कि ए और ए के बीच आकर्षण बल ये क्या है, बी और बी के बीच आकर्षण बल ये क्या है, ए और ए के बीच आकर्षण बल ये क्या है। बराबर तो होते हैं, ये तो आपको पता लग गया, यहाँ से बराबर तो होते हैं। अब जैसे मान लीजिए पहले आपने क्या करा, पहले आपने 2 पात्र लिए, पहले पात्र में ए भरा है, दूसरे पात्र में ए भरा है। ये इसमें केवल और केवल ए के अणु हैं, और इसमें किसके अणु हैं, इसमें अभी बी के अणु हैं। इन दोनों को मिलाकर आपने क्या बना दिया, इन दोनों को मिलाकर आपने बना दिया विलयन बना दिया। आपने क्या करा, अब एक बर्तन में इन दोनों को मिला दिया। अब क्या करा, ए प्लस बी कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए के भी अणु हैं, ए के भी अणु हैं और बी के भी अणु हैं। अब यहाँ पर ये आकर्षण बल का क्या फंडा है वो समझते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से ऐसे समझाएंगे जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए एक ये जो ए वाला बर्तन है, इसे क्या समझ लीजिए, ए फैमिली, इसे नाम देते हैं ए परिवार। ये पूरा एक फैमिली है, ये पूरा एक परिवार है जिसका नाम है ए। दूसरी फैमिली का नाम है बी। अब आप जानते हैं कि एक फैमिली के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, उनके बीच आकर्षण बल होता है। वो वही चीज यहाँ पर है, ए और ए के बीच मेलजोल, ए और ए के बीच आकर्षण बल। ए और ए के बीच आकर्षण बल का मतलब क्या है कि ए के अणुओं के बीच आकर्षण बल, ए के लोगों के बीच आकर्षण बल, ए के सदस्यों के बीच आकर्षण बल, वो किसके बराबर है। अब ए फैमिली तो हो गई, अब बी फैमिली दूसरी तरफ है, कहीं और दूसरी गली में है, लेकिन वहां भी क्या है, जितने प्यार मोहब्बत से ए वाले लोग रह रहे थे, उतने ही प्यार मोहब्बत से ये बी वाले लोग भी रहते हैं। यहाँ भी आकर्षण बल कम नहीं है, यहाँ भी उतना ही बराबर है। किनके बराबर है, जितना ए के लोगों के बीच है उतना ही बी के लोगों के बीच भी है। ये 2 बातें हो गई। लेकिन आपने जब मिला दिया तब आपने क्या चीज नोटिस की कि ए और ए के बीच और बी के बीच तो बराबर था, लेकिन आपने उन दोनों अनजान फैमिलियों को मिला दिया, उन दोनों अनजान विलयनों को मिला दिया। अब यहाँ पर ए और बी के दोनों लोग आ गए, ए और बी दोनों फैमिली के लोग आ गए, लेकिन क्या होगा, दोनों कितने अच्छे लोग हैं ये दोनों, ये ए और बी। जैसे मान लीजिए आपके घर का एक सदस्य और बी वाले फैमिली का एक सदस्य, ए फैमिली का एक सदस्य और बी फैमिली का एक सदस्य, उनके बीच भी उतना ही आकर्षण बल हो गया जितना कि इनके बीच था, अलग अलग था। कितने अच्छे लोग हैं, ये जो अनजान लोग हैं उनसे भी प्यार मोहब्बत से रहते हैं, मेलजोल की भावना से रहते हैं, उनके बीच भी अपना प्यार कम होने नहीं देते हैं। ये बात है आदर्श विलयन की। समझ में आ गया, ए और ए के बीच आकर्षण बल, बी और बी के बीच आकर्षण बल, ए और बी के बीच आकर्षण बल। यहाँ अणु बदल गए, यहाँ लोग बदल गए, लेकिन प्यार मोहब्बत उतनी ही रही, मेलजोल की भावना उतनी ही रही। इसलिए ये आदर्श विलयन का एक बहुत ही शानदार गुण है, ये भेदभाव नहीं करते। अब ऑन द अदर हैंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये तो हमेशा से ही गंदे रहे। इनके बीच क्या होगा कि ए और ए के बीच आकर्षण बल जितना था, जितना इनके बीच प्यार मोहब्बत थी, उतना अगर हम बी वाले के घर पे जाएंगे, वहां देखेंगे तो वहां लोग मारपीट कर रहते हैं, उतना आकर्षण बल देखने को नहीं मिलेगा जितना ए और ए के बीच था, और बी और बी के बीच बराबर उतना नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये अनादर्श विलयन है, ये गंदे संदे विलयन है, ये अंट संट प्रकार से बात करते हैं, ये राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। जितना आकर्षण बल इनके अणुओं के बीच था उतना आकर्षण बल इनके अणुओं के बीच नहीं मिलेगा। अब इनके बीच तो इनके बीच ये तो अपने घर वाले समझिए, जैसे ए और ए के घर वाले, बी और बी के घर वाले, जब इनके घर वालों के अंदर ही आकर्षण बल, अंदर ही मेलजोल बराबर नहीं है, तब अगर हम इनके बीच दूसरी फैमिली ला के रख दें तब कैसे मेलजोल बराबर हो जाएगा? अब यहाँ पर अगर हमने मिला भी दिया तब भी बराबर नहीं होगा। ए और ए के बीच आकर्षण बल ये कभी बराबर नहीं होगा बी और बी के बीच के आकर्षण बल के। और ए और बी की तो बात छोड़ ही दीजिए, जब इनके घर वाले लोग ही आसानी से शांति से नहीं रहते तब दूसरे घर वालों के साथ कैसे रहेंगे? जब इनके घर वाले लोग आपस में मिलजुल कर नहीं रहते तब दूसरे घर वालों के साथ कैसे रहेंगे? अर्थात ए वाला बी के साथ कैसे रहेगा जब ए वाला ए के साथ ही नहीं रह पाता? ये बात है पांचों पॉइंट्स की, आदर्श विलयन के पांचों पॉइंट्स, अनादर्श विलयन के पांचों पॉइंट्स। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जिस तरह से आपके क्लास में आदर्श बच्चे हैं, आपको उनके नाम भी मालूम है, आप भी एक आदर्श बच्चे हो, जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो, अपनी पढ़ाई को ध्यान दे रहे हो, पढ़ाई पर अपना पूरा फोकस कर रहे हो, ये समझ रहे हो आप भी आदर्श बच्चे हो, आपका भी नाम आदर्श बच्चों की लिस्ट में है, तो आप आदर्श बच्चे हुए, आपका नाम है। उसी प्रकार आदर्श विलयनों में भी किसी का नाम होगा। तो यहाँ पर कितने अच्छे और सच्चे विलयन हैं जिनका नाम है बेंजीन प्लस टोल्यूइन। अगर हम बेंजीन प्लस टोल्यूइन को मिलाते हैं तो इनका जो विलयन बनेगा वो क्या होगा? वो आदर्श विलयन होगा और वो राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा। इसी प्रकार से पांचों गुण इसके होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये तो कैसे हैं? ये अनादर्श हैं। जैसे आपकी क्लास में जो गंदे बच्चे हैं, जो बात नहीं मानते टीचर्स की, उनका भी नाम आपको पता है। तो यही यहाँ पर अनादर्श विलयनों का भी नाम जान लीजिए। अनादर्श विलयन क्या हो सकते हैं? एथेनॉल प्लस एसीटोन। ये कैसे हैं? एसीटोन को अगर हम एथेनॉल में मिलाते हैं, एथेनॉल में अगर मिलाया तो क्या करेगा? ये राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेगा। अब दूसरी तरफ अगर बेंजीन को टोल्यूइन में मिला दिया, कितने अच्छे हैं दोनों, ये दोनों राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं, ये नहीं करते। अब आदर्श विलयन और अनादर्श विलयनों की हम अच्छे से बात कर चुके हैं। दोनों प्रकार के पॉइंट्स ये हमने आपको शॉर्टकट में बताए हैं बहुत अच्छे से, और इसे हमने क्लियर भी करा है सभी पॉइंट्स को, और एग्जाम्पल भी आपको एक दे दिया। एग्जाम्पल आपको याद रख लेना है बस केवल। अब हम आदर्श विलयन को यहीं पर समाप्त करते हैं और अनादर्श विलयनों को और आगे बढ़ाएंगे, अनादर्श विलयनों को और विस्तार से पढ़ेंगे। आदर्श विलयन यहाँ पर समाप्त होते हैं। अनादर्श विलयन भी दो प्रकार से होते हैं दोस्तों, दो प्रकार से अनादर्श विलयन होते हैं। अब उन दोनों प्रकारों को हम जिस तरह से हमने ये पढ़ा अच्छे से, उसे भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और दो प्रकार से किस तरह से होते हैं, बहुत मजा आने वाला दोस्तों। हम ग्राफ भी बनाएंगे, आपको ग्राफ भी बनाकर दिखाएंगे, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में अभी यहाँ लिखना है, यहीं पर आपको वीडियो पॉज करके लिखना है कि इतना क्लियर हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो नेक्स्ट वीडियो में इसे फिर से एक बार आपको बताएंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब बढ़ते हैं अनादर्श विलयनों के प्रकारों की ओर। दोस्तों ये अनादर्श विलयन का एक फॉर्मेट है, क्या जो हमने आपको बताया था, हमने आपसे कहा था कि आपको ये याद रखना है, वही यहाँ पर है कि अनादर्श विलयन क्या होता है? ये राउल्ट्स का नियम फॉलो नहीं होता है। P1 बराबर नहीं है P1 नॉट x1 के, P2 बराबर नहीं है P2 नॉट x2 के, P टोटल बराबर नहीं है P1 प्लस P2 के। आपको अच्छे से ये तीनों पॉइंट क्लियर है। अब दोस्तों अगर हम आपसे एक बात पूछे कि आपकी लंबाई, अगर हम आपसे एक बात कहते हैं आपकी लंबाई आपके साथी की लंबाई के बराबर नहीं है, आपकी लंबाई आपकी दोस्त के लंबाई के बराबर नहीं है, तो आपकी लंबाई क्या होगी? या तो अपने दोस्त से कम होगी। बराबर नहीं का मतलब क्या है? या तो आपके दोस्त आपकी लंबाई अपने दोस्त से कम होगी, या आप उससे छोटे होंगे, या आपकी लंबाई उससे बड़ी भी हो सकती, क्योंकि हमने क्या कहा? बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं का मतलब ये थोड़ी हो सकता है आप छोटे ही होगे, आप बड़े भी हो सकते हो, आपकी लंबाई उससे ज्यादा भी हो सकती है। वही यहाँ पर जिस तरह से आपकी लंबाई के साथ आपकी लंबाई बराबर नहीं है, उसके साथ दो केस बनते हैं। एक केस क्या है? आपकी लंबाई उससे ज्यादा हो सकती है, बराबर नहीं का मतलब क्या है? या ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। वही बात यहाँ पर है कि अगर P1 इज नॉट इक्वल टू P1 नॉट x1, P1 बराबर नहीं है P1 नॉट x1 के, तो यहाँ पर दो केस हो सकते हैं। या तो ये ज्यादा भी हो सकता है जब बराबर नहीं है, ज्यादा भी हो सकता है, और ये P2
या कम हो सकता है P1 कम हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए ये वाला लेवल है P1 नॉट x1 का, अगर P1 वाला लेवल मान लीजिए यहाँ पर है, बराबर है, तो जब बराबर है तो वो आदर्श विलयन है। अगर यहाँ पर ना होके यहाँ पर भी अब बराबर नहीं है, अब कह दिया हमने बराबर नहीं है, तो यहाँ भी हो सकता है। अब यहाँ हुआ तो इसका मतलब क्या है कि इससे ज्यादा हुआ इसका मान, ये इससे ऊपर है। अगर इसका हम दूसरी इसकी केस देखते हैं तो दूसरा केस क्या है, यहाँ भी हो सकता है। बराबर नहीं है तो मतलब कहीं भी हो सकता है। यही बात यहाँ पर हमें दोनों केसों में लिखनी है कि एक केस में क्या होता है, यहाँ पर दो केस बनते हैं, दो केस में क्या होता है। पहला केस क्या है, केस फर्स्ट क्या है कि इसमें क्या है P1 P2 और P टोटल, इनके मान लीजिए पहली बार में बड़े आते हैं। बड़े का मतलब क्या है, अभी आपकी लंबाई जब बराबर नहीं थी तो मान लीजिए कम है या ज्यादा है, दो केस आएंगे। उसी प्रकार यहाँ पर क्या देखते हैं, पहली बार में मान लीजिए ज्यादा आए मान, एक केस ये हो गया कि क्या आपका ज्यादा हो, और दूसरा केस क्या है, ये तो आपको क्लियर है, ये पूरा क्लियर है, ये राउल्ट का नियम था, एक बार बराबर नहीं है तो एक बार बड़े हो सकते हैं। और दूसरा केस क्या हो सकता है, इससे छोटे भी हो सकते हैं, लेस देन भी हो सकते हैं, P2 लेस देन P2 नॉट x2 और P टोटल लेस देन P प्लस P2। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर ये मान राउल्ट के नियम के अनुसार से अधिक जा रहे हैं, ये इससे ऊपर जा रहे हैं। जैसे P1 नॉट x1 है, उससे P1 का मान अधिक है, तो ये क्या करते हैं, ये राउल्ट के नियम से अधिक अर्थात धनात्मक विचलित हो जाते हैं। अब राउल्ट के नियम से विचलित तो हो जाते हैं, ये तो आपको पता है, क्योंकि ये पालन नहीं करते हैं, ये अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। अब पालन नहीं करते तो ये भटक जाते हैं, ये विचलित तो हो जाते हैं, लेकिन क्या है, ये दो प्रकार से हो जाते हैं। एक बार ये धनात्मक विचलित हो सकते हैं, एक बार ये P1 नॉट x1 से ऊपर भी जा सकते हैं, दूसरा केस ये भी हो सकता है कि ये इससे नीचे। तो ये किस तरह से विचलित हुए, ये धनात्मक विचलित हुए। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, धनात्मक विचलन। ये कैसा विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं, विचलन तो प्रदर्शित कर ही रहे हैं, क्योंकि ये आदर्श विलयन नहीं है, ये अनादर्श विलयन है और ये राउल्ट का नियम पालन नहीं करते। इनका लेवल यहाँ इसके बराबर तो नहीं हो सकता, या ऊपर नीचे होगा। तो दो प्रकार से विचलित होते हैं, एक बार ज्यादा हो सकते हैं, एक बार कम। ज्यादा के लिए मतलब क्या है, ये पॉजिटिव जा रहे हैं, तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, कैसा विचलन यहाँ पर हो रहा है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले। और ये कैसे विलयन है तो अनादर्श ही है, अनादर्श विलयन ही। तो ये पहला टाइप है किसका, अनादर्श विलयन का, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, है ना दोस्तों। समझाने का तरीका बढ़िया। अब इसी तरह से हम यहाँ देखते हैं, आपकी लंबाई कम भी हो सकती है, हम यही नहीं कहते कि आपकी लंबाई अपने दोस्त से ज्यादा ही होगी, आप उसकी लंबाई आपकी लंबाई उससे कम भी हो सकती है। तो कम का मतलब क्या है कि आप ऋणात्मक जा रहे हो, तो ऋणात्मक ये क्या है, ये सारा केस नंबर 2, इसमें क्या होता है, ये इस लेवल से नीचे जाते हैं। अब ये तो पॉजिटिव जा रहे हैं, ये और ऊपर जा रहे हैं, ये क्या करते हैं, ये नीचे जाते हैं, ये निगेटिव की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ऋणात्मक विचलन देखने को हमें मिल रहा है। कैसा विचलन, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। कैसा विचलन, ये वाला जो केस है, ये वाला केस नंबर 2, वो क्या है कि ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन हमें देखने को मिलेंगे। दोस्तों आप यहाँ पर इसे नोट कर सकते हैं, यहाँ पर कौन से विलयन हमें देखने को मिले, धनात्मक विचलन मिला और दूसरा ऋणात्मक विचलन मिला। दोस्तों आया ना समझ में दोनों पॉइंट, एक बार कम भी हो सकता है, ज्यादा बराबर नहीं, मतलब क्या है, जैसे ये लेवल अगर राउल्ट के नियम का है तो एक बार ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बराबर तो होगा नहीं। अब ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी। ऊपर अगर होगा तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं ऋणात्मक विचलन, तो ये भी अनादर्श होंगे, लेकिन कैसे होंगे, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। दोनों विलयन क्लियर हैं, ये अनादर्श विलयन के प्रकार थे। अब ये तो हमने आपको प्रकार बता दिए, अब हम दोनों प्रकारों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और उनका ग्राफ बनाएंगे। दोस्तों ये दोनों प्रकार हैं अनादर्श विलयन के। कौन से विलयन है, एक बार ऋणात्मक विचलित हुए, एक बार धनात्मक विचलित हुए। दोनों प्रकार से, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार से। अब बराबर नहीं थे तो या तो ऊपर होंगे या नीचे। राउल्ट्स लॉ का तो पालन नहीं करते हैं, अब उससे या तो ये ऊपर जाएंगे या ये
कहाँ जाएंगे, या ये नीचे जाएंगे। अब यहाँ पर हमें ये दोनों पॉइंट्स इन्हीं के दो ये सब पॉइंट समझने हैं, और काफी पॉइंट्स हम आपको बता भी चुके हैं और आपको समझने में इन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। पहला पॉइंट क्या है, इनके अनुसार राउल्ट्स लॉ के अनुसार मानों से अधिक मान आते हैं। मतलब इनके मान अगर धनात्मक विचलन जो जिस बिलियन में धनात्मक विचलन हुआ है उसका मान क्या होगा, राउल्ट्स लॉ के मान से ऊपर आएगा, अधिक आएगा। वही बात है कि इनका मान अधिक आता है। हमने कहा था अगर मान बराबर नहीं है राउल्ट्स लॉ के अनुसार तो या तो अधिक होगा या कम होगा। तो अधिकतम विचलन धनात्मक विचलन है। धनात्मक विचलन में ये पॉजिटिव डेविएशन, इसे विचलन को बोलते हैं डेविएशन, पॉजिटिव विचलित हो जाते हैं तो ये इनका जो मान है वो बढ़ जाता है। उसी प्रकार यहाँ ऋणात्मक विचलन हुआ है तो कम हो जाता है। ऋणात्मक मतलब ये होता है निगेटिव, तो यहाँ पर ये कम हो जाता है। वही बात यहाँ पर है कि जो मान थे बराबर नहीं थे। राउल्ट्स लॉ के अनुसार 2 बिलियन पड़े थे, आदर्श बिलियन अनादर्श बिलियन। अनादर्श बिलियन में ये बराबर नहीं थे। अब बराबर नहीं थे, अनादर्श बिलियन 2 प्रकार से होते हैं, बराबर नहीं तो या ज्यादा होंगे या कम। तो एक बार ज्यादा बना लिया, इसका ज्यादा का फॉर्मेट है और ये कम का। वही पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं कि ये आपको दोनों अच्छे से क्लियर है कि P1 यहाँ पर क्या है, P1 नॉट x1 से ऊपर आएगा। ये जो राउल्ट्स लॉ कहता है कि P1 बराबर P1 नॉट x1, ये उससे अधिक आएगा, ये उससे कम आएगा। ये P2 बराबर P2 नॉट x2 था, अब ये P2 बराबर नहीं होगा, ये उससे अधिक आएगा, यहाँ कम आएगा क्योंकि ऋणात्मक विचलन। यहाँ P टोटल बराबर P1 प्लस P2 नहीं होगा, उससे अधिक होगा, यहाँ कम होगा। अब ये समझते हैं डेल्टा B इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, हमने आपको बताया था कि 5 ml मिलाकर 10 ml बना था आदर्श बिलियन में, और ये दोनों अनादर्श बिलियन के प्रकार है, इसीलिए अब अनादर्श बिलियनों को ध्यान दीजिए। तो हमने आपको उसमें 2 प्रकार से बताया था कि अगर आपने 5 प्लस 5 ml मिलाया, 5 ml प्लस 5 ml मिलाया तो आपको 10 तो कभी नहीं मिलेगा, या तो मिलेगा 12 ml या 8 ml। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आयतन में परिवर्तन 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ पर ये धनात्मक विचलन हो रहा है तो कौन सा वाला होगा, 8 वाला होगा या 12 वाला। 10, ये 10 कौन सा लेवल है, ये है 10 ml है राउल्ट्स लॉ के अनुसार लेवल, और ये वाला लेवल ये 12 का, ये 12 ml का है और ये 8 ml का। तो ये धनात्मक विचलित होते हैं, मतलब 12 वाला इसका 12 ml वाला लेवल होगा, अर्थात ये 0 से बड़ा होगा। अंतर क्या होगा, 0 से बड़ा। इसका मतलब क्या है कि आयतन में हमेशा धनात्मक विचलन में वृद्धि होगी, आयतन में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर 10 ml मिलाया, 10 ml यहाँ मिलाए थे तो 12 ml मिलेगा। अगर हमने 20 मिलाया तो 20 से ऊपर मिल सकता है, कितना भी। यहाँ 12 की जगह 13, 14 कुछ भी हो सकता है, वो तो हमने आपको एक एग्जाम्पल के लिए बता दिया। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है कि आयतन जब हमने कहा था बराबर नहीं होता तो एक बार कम होता है, एक बार ज्यादा। तो ज्यादा तो यहाँ हो गया, लेकिन एक बार कम भी होगा। तो कम कहाँ पर होगा, कम कैसे होगा, जैसे 10 ml वाला राउल्ट्स लॉ के अनुसार था, लेकिन ये 8 ml क्या होता है, ये कम हो जाता है। तो यहाँ पर आयतन में परिवर्तन 0 से छोटा होता है। अब 0 से छोटा अगर यहाँ पर अगर आयतन में परिवर्तन निकाले तो कैसा होगा, यहाँ पर अगर आयतन में परिवर्तन निकाले पहले केस के लिए, पहले 12 वाले के लिए निकालते हैं तो आयतन में परिवर्तन निकालने के लिए अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन, सीधी सी बात है। तो अंतिम क्या है 12, अंतिम कितना है 12 और प्रारंभिक कितना है, प्रारंभिक है 10। यहाँ पर आयतन में परिवर्तन कितना हो जाएगा, अंतिम में से प्रारंभ 12 घटा देंगे तो 12 में से 10 घटा दिया तो कितना मिला, प्लस का 2 ml मिला। अब अगर हम दूसरे केस में देखते हैं, यहाँ पर ये 8 ml वाले केस में तो अंतिम में से घटाएंगे, मतलब 8 में से घटाएंगे पहले वाले जो पहला था तो 10 तो -2। तो यहाँ पर ये जो परिवर्तन होता है ये प्लस में होता है, अर्थात आयतन बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर जो परिवर्तन देखने को मिलता है वो माइनस में मिलता है, अर्थात आयतन घट जाता है। ये पॉइंट्स आपको क्लियर हैं कि अगर 10 ml हमने लिया था, 10 ml मात्रा ली थी तो 10 ml तो नहीं बनेगा, ये आपको पता है 10 ml नहीं मिलेगा। अब 10 में 2 केस हैं,
अगर 12 भी मिलेगा तब भी सही है, और 8 भी मिलेगा तब भी सही है। 12 मिला तो वो धनात्मक विचलन कहलाएगा। अगर हमें 8 मिला तो 8 का मतलब क्या है, वो कम हुआ तो ऋणात्मक विचलन। तो 12 में कौन सा हुआ विचलन, पॉजिटिव, और यहाँ पर निगेटिव। इसी प्रकार डेल्टा एच, उसमें भी हमने आपको 2 केस बताए थे कि अगर 5-10 जूल ऊष्मा पहले थी तो यहाँ पर 10 जूल ऊष्मा कभी मिल ही नहीं सकती, ऊष्मा अवशोषित हो जाएगी या ग्रहण कर ली जाएगी। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ बढ़ जाती है ऊष्मा, मतलब ग्रहण कर ली जाती है, प्लस में हो जाती है। जैसे 10 जूल थी, 10 जूल हमारे पास है, 2 जूल और हमने ले ली, 12 जूल हो गई, वो केस यहाँ पर लगता है। अब यहाँ पर बढ़ गई थी ऊष्मा, लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ ये बंदा क्या करता है, ये 2 जूल ऊष्मा, 10 जूल तो थी, 2 जूल कहता है लो ले जाओ। अब 8 जूल इसके पास बची, मतलब कम हो गई, इसकी ऊष्मा कम हो गई, तो यहाँ पर ऊष्मा ग्रहण की जाती है, यहाँ पर ऊष्मा शोषित नहीं निर्मुक्त की जाती है, अर्थात ऊष्मा निकाली जाती है। यहाँ पर ये पॉइंट्स दोस्तों, इन्हीं पॉइंट्स का हम इंतजार कर रहे थे। ये पॉइंट्स आपको हमें अच्छे से क्लियर करने हैं और यहाँ पर आपको मजा आएगा दोस्तों। ये क्या है, ए और ए के बीच आकर्षण बल और बी और बी के बीच आकर्षण बल जो है, उसमें क्या है कि ए और बी के बीच के आकर्षण बल के बल से ज्यादा है। ये पहले जब मिले नहीं थे, पहले जब हमने विलयनों को मिलाया नहीं था, जब हमने विलयनों बनाया नहीं था, जब ए और बी दोनों अलग अलग थे, तब जितना इनके आपस में मेल जोल था वो अधिक था, और मिला दिया तो इनके अंदर क्या हुआ, इनके अंदर लड़ाई पैदा हो गई, ये आपस में कटने पिटने लगे। कटने पिटने का मतलब क्या है, इनके अंदर आकर्षण बल कम हो गया। ये क्यों होता है, ये आपको बताएंगे दोस्तों। आकर्षण बल का मतलब क्या है, एक दूसरे से ये किस बल से बंधे होते हैं भाई, आकर्षण बल से बंधे होते हैं दोस्तों। अगर आपके घर में क्या होता है कि अगर आपके साथ कम पाबंदियां लगाई जाती हैं तो आप ज्यादा उड़ते हो। ज्यादा उड़ने का ये मतलब नहीं है हवा में उड़ते हो, इसका मतलब ये है कि आप ज्यादा बाहर घूमते हो, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा जाते हो, दुकानों पे ज्यादा जाते हो, अपने बाहर गलियों में ज्यादा घूमते हो। जब किस केस में होता है, जब आपके घर वाले यहाँ पर कम पाबंदियां लगाते हैं। पाबंदियां लगाने का मतलब क्या, आपको कम पकड़े रहते हैं, हर समय आप पर नजर नहीं रख पाते, उनका आपके साथ आकर्षण बल कम है, वो आपको अपने साथ कम जकड़े रहते हैं। वही यहाँ पर होता है कि आकर्षण बल कम हो जाता है। आकर्षण बल क्या हो जाता है इसमें, कम। अब कम हो गया, आकर्षण बल कम हो गया, पाबंदियां कम हो गई। अब ये विलेन क्या करेगा, ये जी भर के उड़ेगा, खुल के उड़ेगा। अब इसे कोई टेंशन नहीं है, अब ये क्या करेगा, ये आराम से उड़ेगा, जी भर के उड़ेगा। इसमें क्या होता है, इस केस में क्या होता है कि इसमें आकर्षण बल कम हो जाता है। आकर्षण बल क्या होता है, आकर्षण बल कम हो जाता है। आकर्षण बल कैसा हो जाता है, कम। उसी केस में क्या होता है, आकर्षण बल कम होने के कारण ये ज्यादा उड़ते हैं। क्यों, क्योंकि इनके लिए पाबंदियां कम है। ये जी भर के उड़ेंगे, जी भर के वाष्प दाब लगाएंगे, तभी वाष्प दाब ज्यादा आता है दोस्तों। ये कारण है। हम आपको कोई चीज रटवाने की कोशिश नहीं करते हैं। आपको एक पॉइंट अगर अच्छे से क्लियर हो रहा है, पूरा पॉइंट आपके माइंड में बिल्कुल भर रहा है, आपको पूरा पॉइंट समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि समझ में आ गया। बाकी कोई लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आ गया, यही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और आपके लिए भी, क्योंकि ये आपके लिए लाभकारी होगी और आपको एग्जाम में मदद करेगी इस तरह से पॉइंट लिखने में। अब दूसरा पॉइंट हम यहाँ देखते हैं। इधर तो क्या है, पाबंदियां कम हो गई, आकर्षण बल पहले जितना था उससे कम हो गया। कम क्यों होता है दोस्तों, ये भी याद रखो। हाइड्रोजन बंद क्या होते हैं, हाइड्रोजन बंद टूट जाते हैं। बंद क्या, जैसे आपके घर वाले आपको मान लीजिए किसी रस्सी से बांधे हुए, किसी रस्सी से बांधे, अब वो रस्सी तोड़ दी। रस्सी से बांधे मतलब पाबंदियां ज्यादा, रस्सी से बांधने का मतलब ये थोड़ी ना आपको किसी असली रस्सी से, वास्तविक काल्पनिक मान लीजिए, मतलब पाबंदियां लगी हुई आपके पास। अब पाबंदियां कम हो गई, मतलब रस्सी तोड़ दी। लोग बोलते नहीं बंधन तोड़ दिया, अब बंधन तोड़ दिया तो आप आराम से जी भर के घूमोगे, जी भर के उड़ोगे, जी भर के वाष्प दाब लगाओगे, आराम से ये विलेन उड़ेगा, वाष्प दाब भी आराम से लगाएगा। तभी यहाँ पर हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं, आकर्षण बल कम हो जाता है, आराम से उड़ते हैं, आराम से वाष्प दाब लगाते हैं, तभी वाष्प दाब ज्यादा आ जाता है। इनकेस यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है आकर्षण बल ज्यादा। जैसे आपके घर वाले क्या करते, पहले पाबंदियां कम थी, आप जी भर के उड़ते थे, जी भर के वाष्प लगाते थे, लेकिन अब आपके दिन बुरे दिन आ गए, अब आपके बेकार वाले दिन शुरू हो गए। अब आपके घर वाले क्या करेंगे, आपके साथ अधिक पाबंदियां लगा देंगे।
अब जब आपके साथ अधिक पाबंदियां लगी होंगी तो आप कम उड़ पाओगे। उसी प्रकार यहाँ आकर्षण बल ज्यादा हो जाता है, यहाँ क्या होता है, जो अट्रैक्शन होता है यहाँ पर ज्यादा हो जाता है, अर्थात आपको एक और तगड़ी रस्सी से बांध दिया जाता है। अब आकर्षण बल ज्यादा हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर ये जो H+ बॉन्ड थे हाइड्रोजन बनते वो टूटे, यहाँ ये फिर से जुड़ गए। अब यहाँ जैसे ही जुड़े तो यहाँ क्या होगा, ये कम उड़ पाएंगे। अब उसके घर वाले आपको पकड़े हुए हैं, जैसे आपके घर वाले आपको पकड़े हुए हैं, उसी तरह से इसके अणु भी एक दूसरे से जकड़े हुए हैं। अब इसके अणु भी जकड़े हुए हैं, अब आपके घर वाले जिस तरह से पकड़े हुए हैं आप कम उड़ पाओगे, उसी तरह से ये इसके अणु आपस में बहुत कर्रे बल के कारण, बहुत तगड़े बल के कारण जुड़े हैं, बहुत ही तगड़ा बल है। अब जब तगड़ा बल है इनके बीच में तगड़ा बल है तो ये कम उड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आकर्षण बल बहुत अधिक है। आकर्षण बल अधिक होने के कारण वाष्प दाब कम हो जाता है, अर्थात ये कम उड़ पाएंगे और कम वाष्प दाब लगेगा। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया आपको, बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या होता है, इसमें आकर्षण बल कम हो जाता है, पहले जितना था पाबंदियां अब कम हो जाती है, तो खुल के उड़ते, खुल के वाष्प दाब। इसमें क्या होता है, आकर्षण बल बढ़ जाता है, आकर्षण बल और अधिक हो जाता है, मजबूती से अब उसके अणु मजबूती से आपस में जुड़ जाते हैं। अब ये कम उड़ पाएंगे तो कम वाष्प दाब भी लगेगा, कम उड़ पाएंगे बेचारे, कम वाष्प दाब लगेगा। इसमें आराम से उड़ेंगे, आकर्षण बल कम हो गया, आराम से उड़ेंगे, आराम से वाष्प दाब लगाएंगे। ये पॉइंट्स आपको क्लियर है, पांचों पॉइंट्स क्लियर है। अब हम एग्जाम्पल देंगे इसका, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ अच्छी बात है, ग्राफ आपको समझ में भी आना चाहिए। अब यहाँ पर हम आपको बता दें, ग्राफ जल्दी से समझा दें और आपके समझ में ना आए ये तो बात गलत है। यहाँ पर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, एग्जाम्पल में क्या होता है, आपको केवल और केवल उसका एग्जाम्पल सही से याद रखना है, बाकी एग्जाम्पल तो रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें एग्जाम्पल को समझने में क्या है कि आप उसे अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हो जैसे, और आपको ये पॉइंट्स अगर क्लियर हैं, तो आपको इस बात में आपको कोई भी ये नहीं कर सकता है कि आपको ये आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन के प्रकार नहीं मालूम है। तो इसका एग्जाम्पल एथेनॉल प्लस एसीटोन हो जाएगा, एथेनॉल प्लस एसीटोन। और ये धनात्मक विचलन है, मतलब अगर इन्हें और इन्हें मिलाकर विलयन बना दिया तो विलयन के जितने भी ये वाष्प दाब वगैरह और आयतन होंगे ये बढ़ जाएंगे। और यहाँ क्या होता है, यहाँ एग्जाम्पल में मान लीजिए जैसे हम ले लेते हैं CHCl3 प्लस एसीटोन, ये क्या है, ये है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। अब जिस तरह से आपने एथेनॉल प्लस एसीटोन को मिलाकर विलयन बनाया, उसके जितने भी वाष्प दाब थे वो बढ़ गए, उसी प्रकार यहाँ क्या होता है, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन को मिलाया तो उसके जितने भी वाष्प दाब थे वो घट गए। समझ में आ गया? यहाँ धनात्मक विचलन होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ निगेटिव होता है। ये पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए और आप इस ट्रिक को कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। हमारा तो मन यही है कि आप लिखें कम पाबंदी, ज्यादा उड़ेंगे वाष्प दाब ज्यादा, तो कैसा विचलन होगा, धनात्मक विचलन। आप इसे क्रम से लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में अगर आपकी इच्छा हो, वरना कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। अब हम इसका ग्राफ समझते हैं। इसका ग्राफ बहुत ही बढ़िया है और दोनों का ग्राफ हम बनाएंगे एक बार अच्छे से और इसे अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर आप राउल्ट्स का नियम पहले से पढ़े हुए हैं तो आपको ये दोनों ग्राफ बहुत अच्छे से समझ में जरूर आएंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप राउल्ट्स के नियम का लेक्चर जरूर देखें और उसमें जो ग्राफ हमने बिल्कुल लास्ट वीडियो के लास्ट में बनवाया था, अगर राउल्ट का नियम क्लियर हो चुका है तो आप केवल और केवल लास्ट में जाके और ग्राफ जरूर देख लें। तो यहाँ पर हमने दो केस बनाए थे, यहाँ पर दो केस थे। पहला केस क्या था, यहाँ पर x1 बराबर 1 था, x2 बराबर 0, और यहाँ पर क्या था, x1 बराबर 0, x2 बराबर 1। अगर आपने राउल्ट के नियम वाला ग्राफ देखा तो आपको ये पता होगा क्यों करा है। यहाँ पर क्या, पहला वाला मोल प्रभाज, दो घटक थे 1 और 2, तो पहले वाले मोल घटक का मोल प्रभाज या मोल अंश कितना, 1। अब यहाँ पर ये मतलब है कि पहला वाला घटकों का मोल अंश का योग कितना होता है, x1 प्लस x2 बराबर कितना होता है, 1। तो यहाँ पर अगर केवल और केवल x1 ही 1 है तो इसका मतलब क्या है, x2 0 है, x2 0। अभी दूसरे वाले घटक का बिल्कुल भी अंश नहीं है,
यहाँ इसका मतलब क्या है, केवल और केवल अभी पहला वाला ही घटक विलयन में है, पहला ही घटक है, अभी दूसरा वाला घटक मिलाया ही नहीं। जिस तरह से आपने दो बर्तन में अलग अलग लिए थे, अभी केवल और केवल अलग बर्तन में एक जो पहला घटक है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर बाष्प दाब किसका होगा, केवल और केवल पहले वाले का, और वो शुद्ध अवस्था में, क्यों, क्योंकि वो अभी केवल अकेला है, तो शुद्ध अवस्था में क्या हो जाएगा, P1 नॉट। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर धीरे धीरे पहला वाला घटक 0 हो जाता है, अब केवल और केवल एक बचता है, एक कौन सा बचता है, दूसरा वाला। अब यहाँ पर X2 का मोल प्रवाह 1 हो गया, यहाँ 0 था, यहाँ 1 हो गया। अब धीरे धीरे ये कम हो गया और ये क्या है, ये धीरे धीरे बढ़ गया। अब बढ़ गया तो यहाँ पर केवल और केवल यही बचा, यहाँ पर पहला ही घटक था, पहला वाला घटक था केवल, लेकिन यहाँ क्या, पहला वाला घटक था केवल। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पहला वाला घटक बिल्कुल नष्ट हो गया, अब कौन सा बचा, अब केवल और केवल विलयन में दूसरा ही घटक है। दूसरे घटक का मतलब क्या है, दूसरे घटक का यही मतलब है कि केवल और केवल दूसरे वाले घटक का ही बाष्प दाब होगा, पहला वाला तो है ही नहीं। अब दूसरे का होगा उसे P2, लेकिन यहाँ दूसरा वाला किस अवस्था में होगा, शुद्ध अवस्था में दोस्तों। तभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर नोट लगा लेते हैं। अब हमने क्या करा था कि हमने P अनुक्रमानुपाती X से हमने ग्राफ बनाया था राउल्ट के नियम का, वही हम फिर से यहाँ बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जैसे मोल प्रभाज बढ़ता है, मोल अंश बढ़ता है, वैसे वैसे दाब भी बढ़ता है। तो यहाँ पर क्या है कि पहले वाले घटक के लिए हम बनाना चाहें तो उसका मोल प्रभाज देखते हैं घटा है या बढ़ा है। 1 से 0 हो गया, अरे 1 से 0 हो गया, कितने कम हो गए तुम, तो 1 से 0 हो गया मतलब कम हो गया। तो ये जो P1 नॉट है ये क्या है, ये धीरे धीरे कम हो जाएगा और 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ये किसकी बात हो गई, ये P1 की बात हो गई, ये किसकी बात हो गई, ये P1 की बात हो गई, और P1 और X1 की ये दोनों बातें हो गई। लेकिन अब बात करें यहाँ पर दूसरे वाले घटक के लिए, दूसरे वाले घटक में क्या होता है दोस्तों, ये इसका मोल प्रभाज बढ़ रहा है, ये 0 से 1 हो गया। वाह, कितनी अच्छी बात है, अगर तुम्हारा मोल प्रभाज बढ़ रहा है तो तुम्हारा बाष्प दाब भी बढ़ेगा। कितना अच्छा नियम था राउल्ट्स का। तो यहाँ पर ये जो X2 के हिसाब से देखें तो P2 नॉट क्या है, ये 0 से देखिए दोस्तों बढ़ रहा है और ये वाला घट रहा है। अगर हम ये लाइन खींच देते तो ये क्या बताती थी, ये P टोटल बताती थी, ये P1 के बारे में बताती, कम हो रहा है उसका मोल प्रभाज, तो P1 भी कम हो रहा है। ये P2 के बारे में बताती, अगर X2 कम बढ़ रहा है तो P2 भी बढ़ रहा है। ये बात हो गई P1 और P2 की। लेकिन यहाँ P टोटल बराबर क्या, ये वाली लाइन बताती थी। लेकिन दोस्तों ये यहाँ पर राउल्ट्स के नियम का काम नहीं चलेगा, ये राउल्ट्स के नियम की बात नहीं मानते हैं। अब यहाँ पर इतना यहाँ पर क्लियर करिए कि राउल्ट्स का नियम बन गया, पूरा उसका ग्राफ खींच लिया। लेकिन हमने यहाँ क्या पढ़ा था, इनके मान राउल्ट्स के अनुसार मानों से अधिक आते हैं तो इनका ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ भी इनका पॉजिटिव बनेगा, अर्थात इनका ग्राफ इस तरह से हम बना सकते हैं। ये क्या होंगे, ये इनका ग्राफ ऊपर हम थोड़ा बना देंगे, क्यों, क्योंकि इनके मान ये तो है राउल्ट्स के अनुसार मान, लेकिन इसका मान अधिक आता है, इसका मान अधिक आता है, इसका मान अधिक आता है। तो ये वाला किसे बताएगा, ये P1 को बताएगा, सॉरी P2 को, क्योंकि P1 वाला तो ये है, P1 वाला क्या है, ये है, P1 क्या है। अब ये किसको बता रहा है, इस चीज को, P1 अनुक्रमानुपाती P1 ग्रेटर देन P1 नॉट X1, ये P2 ग्रेटर देन P2 नॉट X2। अब ये आपको पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर है, ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर है। लेकिन यहाँ पर अगर हम P टोटल की बात करें, P टोटल ये वाली लाइन बताएगी, तो दोस्तों P टोटल भी लाइन ऊपर चली जाएगी, ये P टोटल भी बड़ा आएगा, क्योंकि ये धनात्मक विचलन है, क्योंकि ये ऋणात्मक राउल्ट्स के नियम से अधिक मान आते हैं, अर्थात राउल्ट्स के नियम का जो ग्राफ बनाया उससे अधिक आएंगे। वही हम यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ हम क्या लेते थे, यहाँ वेपर प्रेशर लेते थे बाष्प दाब, और इस वाली एक्स पे क्या लेते थे, मोल फ्रैक्शन। यहाँ भी हम क्या लेंगे, X1 बराबर 1। उसी प्रकार दोस्तों जल्दी से हम इसे बनाएंगे, और X2 बराबर यहाँ 0 हो गया धीरे से, लेकिन यहाँ X1, और यहाँ पर X2 बराबर पूरा 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर केवल और केवल पहला घटक तो P1 नॉट, और यहाँ पर कौन सा घटक है, दूसरा ही घटक है तो P2 नॉट, क्योंकि यहाँ दूसरा ही बचा है। अब अगर इसका ग्राफ खींचे तो ये X1 कम हो रहा है तो P1 भी कम हो जाएगा। अगर P1 भी कम हो जाएगा क्यों, क्योंकि राउल्ट का नियम कहता है X कम हुआ तो P भी कम होगा। अगर X2 बढ़ा तो P2 भी बढ़ जाएगा। ये बात है राउल्ट के नियम के अनुसार। और ये क्या है, P टोटल वाली लाइन है, ये राउल्ट का नियम हो गया।
हम दोस्तों आपको अच्छे से बताए हैं। ये राउल्ट्स के नियम को आपको ग्राफ पहले बना लेना है, तैयार कर लेना। अगर धनात्मक विचलन है तो थोड़ा ऊपर दिखा देना है, ऋणात्मक विचलन है तो थोड़ा नीचे दिखा देना है। अगर इसका हम ऋणात्मक विचलन वाला दिखाते हैं तो अगर हमने यहाँ पर हमने ऊपर दिखाया, यहाँ पर नीचे, यहाँ पर इस तरह से दिखा सकते हैं, इस तरह से दिखा सकते हैं। यहाँ पर ये वाली लाइन क्या है, ये वाली लाइन P1 को बताती है, ये वाली लाइन P2 को, ये वाली लाइन ये वाली लाइन है ये P टोटल को। दोस्तों आपको ये वाला ग्राफ बिल्कुल क्लियर है, ये वाला भी क्लियर है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है ग्राफ में तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, अगर आप कमेंट्स में लिखते हैं और आप कोई अपनी परेशानी बताते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, एक राउल्ट के नियम का पूरा अच्छे से ग्राफ, फिर इन दोनों का ग्राफ अलग अलग करके आपको पूरे बड़े वाले फॉर्मेट में हम आपको बताएंगे और अच्छे से क्लियर करेंगे। लेकिन उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ पे भी क्लियर हो गया होगा। हम पूरी उम्मीद करते हैं आपको समझाने की। राउल्ट्स के नियम के अनुसार बना लिया, उससे अगर धनात्मक विचलन है ऊपर बना दिया, ऋणात्मक विचलन है तो नीचे बना दिया, कोई टेंशन नहीं है। आपको पता है धनात्मक विचलन में सम्मान ऊपर आते हैं, ऋणात्मक विचलन में सम्मान नीचे आते हैं। राउल्ट्स के नियम को हमने अच्छे से पढ़ लिया दोस्तों। वाह दोस्तों, हम राउल्ट्स के नियम का पूरा अध्ययन कर चुके हैं। सवाल भी लगा लेंगे, न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर न्यूमेरिकल, लॉजिक और जितने भी टेक्निकल चीजें हैं आप यहाँ पर सभी बताई जाती है। दोस्तों आपको मजा आ रहा है ना क्लास में? आज पूरी क्लास टेक्निकल थी, आज पूरी क्लास लॉजिकल थी। एक पॉइंट्स थ्योरी छोड़कर हमने पॉइंट्स लिखे और आपको क्लियर कराए। आप पॉइंट्स को नोट भी कर सकते हैं, आपका मन हो तो कर सकते हैं, नहीं कोई जबरदस्ती नहीं है, ना ही आप पर प्रेशर है। आपको अच्छा लगा तो नोट कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। अब राउल्ट्स का नियम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, मजा आया राउल्ट्स के नियम में। अब नेक्स्ट वीडियो में मिले ऐसे ही हम दोस्तों मिलते रहेंगे, क्योंकि हम लगातार पढ़ते रहेंगे और पढ़ाते रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर आज की क्लास को अगर आपको शानदार बनाना है तो उसमें आपकी सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आज की क्लास शानदार बनानी है, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं दोस्तों। फिर हम इसी तरह से खुशी से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में भी लॉजिकल टॉपिक। और क्योंकि हम यहाँ पर हम हंसते हुए, हम ये एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में भी हम उसी तरह से पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।